इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आप इस वक्त देख रहे हैं एक फ्रंटलाइन का स्पेशल एपिसोड। मामूल के टाइम के मुताबिक नहीं, आज आप 8 बजे के बजाय 7 बजे देख रहे हैं। इस वक्त आप नुक्ता नज़र प्रोग्राम देखते थे शामी साहब का। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें अपना टाइम दिया, क्योंकि 8 बजे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का खिताब है। लेकिन उनके खिताब से पहले एक बहुत अहम इंटरव्यू आज के सबसे अहम तरीन पर्सनैलिटी पाकिस्तान में, जिसमें पूरे फॉरेन मीडिया की और पाकिस्तान की नज़र है कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। इमरान साहब, बहुत वार्म वेलकम। लाहौर जमान पार्क से आपसे बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़ी देर में खिताब करने वाले हैं। उन्होंने इससे पहले भी आपको बहुत ज़्यादा कहा है कि मैं जाने को भी तैयार हूँ, मिलने को भी तैयार हूँ, मैं 10 हल्के खोलने को भी तैयार हूँ। इसी तरह की उन्होंने डिमांड्स पेश करनी है। अभी मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसके बाद, लेकिन अगर उन्होंने आपको यही कहा कि वो मिलने के लिए आना चाहते हैं, आपसे 10 हल्के 15 हल्के खोलना चाहते हैं, व्हाट विल बी योर टेक? देखिए जी, मैं पहले तो क्लियर कर दूं कि ये मेरी और मियां नवाज शरीफ की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मेरी उनसे क्या ज़ाती लड़ाई हो सकती है? उन्होंने मेरा क्या लेना देना है, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इशू है कि आप किस किस्म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ को एक गलत फहमी हो गई है कि आप किसी भी तरह जैसे मर्जी इलेक्शन जीत लें, डिक्टेटर के सर पे ISI के पैसे खा के IGI बनाए ISI, आप बस इलेक्शन जीतें और उसके बाद फिर आप बादशाह बन जाएं। आपके लिए ना कोई कानून लागू हो, आप मुल्क के पैसे को इस्तेमाल करें अपनी बिजनेस बनाने के लिए। इनके मियां शरीफ के जो भाई थे, इन सब का इक्वल शेयर था। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दौलत देख लें और उनकी आज दौलत देख लें। यानी वो इक़्तिदार में नहीं थे तो वो किधर हैं, और ये अरबोपति डॉलर्स में हैं आज। 20 साल पहले इनके पास बाहर कितनी प्रॉपर्टीज थी, आज कितनी प्रॉपर्टीज हैं। ये टैक्स कितना देते हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इनकी वेल्थ कितनी है। क्यों इन्होंने अपनी असासे डिक्लेयर नहीं करते? क्यों नहीं असासे डिक्लेयर करते? सारी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी में, मैं डेमोक्रेसी की अब बात कर रहा हूं, लीडर्स अपने असासे पहले डिक्लेयर करते हैं, अपने टैक्स डिक्लेयर करते हैं, फिर लोगों से टैक्स लेते हैं। पाकिस्तान में टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा होता? क्यों हम कर्जों पर चल रहे हैं? तो ये मेरी जाती जंग नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं अपने मुल्क को तबाही की तरफ देख रहा हूं। ना हमारे पास पैसा है लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को, ना हमारे पास अस्पतालों में चूहा खा के बच्चा मर जाता है। अस्पतालों में हाल देखें आप, कानून का देख लें कि जो पुलिस है, पुलिस को जो गुल्लू भट्ट पुलिस बना दी है इन्होंने, कि जो इनके जाती नौकर हैं, इनके गुंडे हैं, बल्कि यानी पंजाब पुलिस नहीं रही, इन्होंने उनसे हर गलत काम करवाते हैं। ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी है, फेवरेटिज्म कर दिया, बच्चों को ऊपर बैठा दिया इक़्तिदार के अंदर। सारे बच्चों का क्या काम है मुझे बताएं? किधर है मेरिट सिस्टम? डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेरिट है। अब ये जो मेरी नवाज शरीफ किताब में मेरा नवाज शरीफ से जो इख्तलाफ वो ये है, ये बादशाह बनना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान को जमहूरियत बनाना चाहता हूं। मैंने इलेक्शन के बाद इनको कहा कि मियां साहब 4 हल्के कर दें, मुल्क मुश्किल में, मैं आपके साथ हूं, हमने इलेक्शन कबूल कर लिया। 4 हल्के, सिर्फ 4 हल्कों के अंदर ऑडिट कर दें ताकि ये पता चल जाए हुआ क्या, और अगला इलेक्शन 10 हल्के खोल दें आज खिताब में अपने, वो कौन से खिताब में अगर 10 हल्के खोल दें आपके लिए, देखिए जी, तो वुड यू एग्री? मैं पहले तो जो भी मियां नवाज शरीफ आप बात करेंगे ना प्रेशर के अंदर, मैं इनकी किसी बात के ऊपर, इनकी जुबान पे कोई मेरा इत्मीनान है ही नहीं। क्यों? अब ऐसा सर क्या होगा? मेरे साथ 3 दफा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की APDM में, मैं इनके राइट पे बैठा हुआ, आप मीडिया में चले जाएं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी। जी जी। इन्होंने APDM में हमारा सबका मिलकर इलेक्शन का बॉयकॉट करवाया आजाद अदलिया की खातिर, हमने सबने कर दिया। 3 दफा बॉयकॉट करवाया और जाके इन्होंने इलेक्शन लड़ ली और हम सबको बॉयकॉट करवा दिया। एक तो वो मैं कभी इनकी बात नहीं भूलूंगा जो इन्होंने हमें धोखा दिया। यानी जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर बन के सबको बॉयकॉट करवा के खुद इलेक्शन लड़ ले और हम सारे को बाहर बिठा, इस खिताब में इनका ट्रस्ट नहीं होगा आपका। मैं वो दिन दूसरी दफा हमारी लॉन्ग मार्च हुई, हम सारों को, अब मियां नवाज शरीफ यहाँ से निकलना था, मैंने पिंडी से निकलना था, काजी साहब ने इस्लामाबाद से निकलना था, वकीलों का ये सारा प्लान था। हम वहाँ इस्लामाबाद पिंडी में इंतजार, और हमने मिल के फिर इस्लामाबाद में पहुंच के फैसला करना था। इन्होंने गुजरावाला में डील करके वापस आ गए। इनकी पंजाब की गवर्नमेंट को इन्होंने चाहिए थी, क्योंकि वो सलमान तहसील उस वक्त गवर्नर राज था, उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर सौदा करके वापस आ गए। और जो जिस तरह चीफ जस्टिस बहाल हुआ वो भी दूसरी चीज है, लेकिन कम से कम हम बराबर के फ्रीक थे।
हमारे पास तो बाली तो सर मरते दम तक आपको याद रहेगी आपने बाल कराया। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ही नहीं होता, तो आज प्रेशर में आके वो मुझे कह देंगे जी अब मैं खोलने के लिए मैं बात अब जो भी बात होगी वो इस्लामाबाद में होगी। अब 14 मार्च को हम वहां पहुंचेंगे और फिर बात। यानी इमरान साहब ये कह रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर का आपके इस इंटरव्यू के बाद जो खिताब है आपके लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल इररिलेवेंट है। हमारा फैसला हो चुका है। अब ये दोस्तियों की बात करेंगे और यानी ये तो अगर मिलने आपके यहाँ पे आ जाएं सारे, असल में इनके जो वालिद साहब थे असल में तो वो थे बिजनेसमैन जिन्होंने फैक्ट्री इत्तेफाक फाउंड्री खड़ी की। मियां साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पीआर के थे, मास्टर थे, जाके लोगों को फल की टोकरी दे दी, लोगों को पॉलिटिक्स पीआर भी तो है ना इमरान साहब, आप नहीं करते, आपका अपना स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पीआर है, ये समझते हैं रवादारी है, दोस्ती। मेरे घर आ गए जी इमरान खान, जिस तरह कोई जाती अना का मसला बैठा हुआ तो इमरान खान चला जाएगा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, हमारी जमहूरियत का। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है इस इलेक्शन के अंदर, और मियाँ साहब मेरे घर आके कहेंगे कि जी अच्छा जी सब कुछ ठीक हो गया। मैं 14 महीने से जब मियाँ साहब को कह रहा हूं कि मियाँ साहब सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो क्या प्रॉब्लम? आपके घर आए थे तो आपने बात की? मैं आपको जरा एक मिनट, मैं जरा मिसाल आपको देता हूं। मैंने सामने अपने, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने तो उनका खिताब जो है वो पहले ही रेलेवेंट कर दिया इस इंटरव्यू में। मेरे आप कह रहे हैं आपको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी कहें, हमारा तो फैसला। ये जरा सुने ना, ये मैं सिर्फ आपको अवाम को बताना चाहता हूं कि यहाँ फ्रॉड हुआ क्या है। ये हामिद जमान बेचारे का एक बिजनेसमैन अपने नया पाकिस्तान सोच के, जो पॉलिटिक्स में नहीं था, उसने सोचा कि मैं भी हिस्सा लेता हूं। अब जरा सोचे उसे हुआ क्या। नवंबर में फैसला, 18 नवंबर को फैसला होता है कि थंब प्रिंट वेरिफिकेशन होगी उसके हल्के में, क्योंकि उन्होंने सबूत दिखा दिए धांधली हुई है। ये 11 को जज फैसला करता है। दूसरा इनका जो मुखालिफ है नून लीग का, वो जाके स्टे ले लेता है। वो 20 मार्च को स्टे वेकेट होती है। अब इसका पैसा खर्च हो रहा है हामिद जमान का, अब तक 40 लाख रुपया खर्च कर बैठा है। 20 को स्टे होती है और फिर अदालत फिर से प्रोसेस शुरू करती है 1 अप्रैल को। प्री स्कैनिंग रिपोर्ट कंप्लीट होती है 17 अप्रैल को। ये मैं सिर्फ आपको आवाम को बता रहा हूं कि यहां इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। यानी कोई आपसे धांधली कर दे, 15 लाख आपको टोटल इलेक्शन में स्पेंड करने का है। ये अब तक 50 लाख इकट्ठा कर चुका है। और आप ये जरा देख लें कि क्या हुआ। जो इनका मुखालिफ है वो टाइम जाया करने के लिए 2 महीने लगाता है, 200 गवाह पेश करता है। उसके बाद जनाब क्या होता है, 12 अगस्त को फिर वो कोर्ट फैसला कर देता है। 12 अगस्त को इनका काउंसिल कहता है कि जनाब अब कोर्ट कहता है गिनती करो। ये पता क्या करते हैं, ये जाके कहता है जी कि कोर्ट में हमें एतमाद नहीं है, दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर कर। पाकिस्तान में सर हो ही रहा है। तो अगर ये सिर्फ एक केस नहीं, आप यकीन करें मैं सारे केस इस तरह ही होते हैं, तारीख पे तारीख मिलती, इंसाफ नहीं मिलता। मैं आपको यही कह रहा हूं कि कौन सा कानून है जो आपको इंसाफ देने से रोकता है। ये अगर नवाज शरीफ सिंसियर थे, मैं नवाज शरीफ की जगह होता, मेरे कोई आके मेरे कहता कि जी आपकी धांधली हुई है आपके हल्के में, मैं क्या करता? मैं कहता खोलो हल्का। इमरान साहब अपने एमएनएस को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि वो खोले। कोई नवाज शरीफ साहब के एमएनएस शायद उनके कंट्रोल में उस तरह ना हो धांधली को लेके। कैसे बात देखे ना, मुंबई ना, मैं पार्टी का लीडर हूं, मैंने चैलेंज किया है कि किसी एक हल्के में आप कहें, मेरे कहा ना मैंने 4 हल्कों में लड़ा, 3 में जीता हूं, किसी एक हल्के में कहें मैं हल्का खोल के आपके सामने रख देता हूं। मुझे अगर मैं जीता हूं, मुझे किसी से डर है? मैं अच्छा, अब दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ क्यों डर रहे हैं? अगर ये इलेक्शन के अंदर फ्रॉड हुआ है और सारी पार्टीज कह रही है फ्रॉड हुआ है, जो जीती जो हारी सब कह रही है फ्रॉड हुआ है, किसी से डर है? इनको 68 लाख से 1.5 करोड़ वोट बढ़ गया इनका 5 साल में। एक मिनट कामरान, 68 लाख से 1.5 करोड़ वोट जो कभी पाकिस्तान में किसी को पड़ा ही नहीं है, और सिर्फ पंजाब में। ठीक, ये मुझे ये बता दें कि अगर मुझे इतना वोट पड़ा हो, मैं कहूं आप कल इलेक्शन करवा दें, मुझे किसी से डर है? लेकिन इमरान साहब, मुझे कोई कहे जनाब पख्तूनख्वा में इलेक्शन मैं कहूं कल करवा दो। ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कल की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब रमदे साहब ने कहा जी मैं तो रिटायर्ड जज था, मेरा क्या रोल, अगर मेरे घर में कुछ पार्टी हो रही है नहीं हो रही, इससे मेरा क्या इन्फ्लुएंस है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर? आई वाज नॉट अ सर्विंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। मैं रमदे साहब की तो बात, मैं तो सिर्फ ये कहा कि अगर ये सारा कुछ ठीक है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा दें। और नजम सेठी साहब कहते हैं सीएम पंजाब रोते रहे शहबाज शरीफ साहब के, जी आपने वो कार्ड छाड़ कर दी इमरान के कहने पे पंजाब में। नजम सेठी और उनकी चिड़िया, मैं नजम सेठी को यानी
एक जिंदगी में धोखा खा गया कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें की मैं साफ करवाऊंगा। मैं कहा शायद बाकी अल्लाह कभी भी किसी दूसरा को धोखा इफ्तिखार चौधरी साहब से भी खाया आपने। ये तो जितना रिकॉर्ड पे बड़ा- है। जितना मैंने 3 धोखे खाए हैं ठीक है। जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की। तो देखिए, साहब वो तो की, बेचारे आ चले गया। उनको तो छोड़ देना। मैंने हाँ माफी। जी। उसके बाद जनाब दूसरा धोखा खाया चीफ जस्टिस। मैं तो आपसे कह रहा था कि न्यूट्रल शायद ना हो सके। मैं कहता हूं जितना मुझे दर्द उसकी हुई है कि जेल गुरारी हमने सड़कों पर और तीसरा पीसीबी चेयरमैन से। नहीं इस नजम सेठी का तो मुझे पता था। अच्छा, नजम सेठी के तो मुझे सारी जिंदगी ठीक है। पता अच्छा, है कि क्या- इमरान साहब ये लेकिन बता जी। इसने आके कहा कि इमरान मैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराऊंगा। मुझे कहा एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा कर दिया उसने मेरे से, और जिस तरह के जनाब हमारी कोई लड़ाई नहीं दोस्ती होती है, मैं भी। और मैंने कहा वाकई ये आदमी तो आप पढ़ा रिसीव लिखा। 3 जगह पे हो और गए यहाँ पे, इसने ठीक। क्या कि इसने इधर उधर काट ऊपर से क्या जी मैं आप कह रहे हैं पुलिस वाले चेंज नहीं किए ना? अपने असल तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक है। 1 लाख लोगों को रेगुलराइज कर दिया, स्टाफ सारा। लेकिन इमरान साहब एक बात बताएं। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अब आपके लॉन्ग मार्च पे आ जाए जरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये तो आपने बिल्कुल चीजें सारी क्लियर। नहीं, लॉन्ग मार्च से पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। सारों ने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नहीं। अब ये मैं फैफन की आपको रिपोर्ट बताना चाहता हूं। अच्छा। ये इसलिए जरूरी है फैफन की रिपोर्ट क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ठीक अब है। इन्होंने 4 पॉइंट्स कहे हैं, जरा 4 पॉइंट्स गौर से देख लें। इन्होंने क्या था कि इन्होंने 9 तारीख को एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपवाए। ये कभी नहीं होता। कितने हल्कों के लिए? वो जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, 5 डिविजन्स में एक्स्ट्रा बैलेट पेपर। इसकी अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो सारा कुछ आ जाए। तो टेलीफोन कॉल्स कमिश्नर को यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, जो उस वक्त बड़े ऑनरेबल आदमी थे। असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, राव इफ्तिखार को, उनको बुलाएं, उनके टेलीफोन कॉल ले लें। ठीक है। और आपको बता देंगे कि इन्होंने किया है। और ये जो इन्होंने नया खास तौर पर ट्रांसफर करके कराची से यहाँ लेके आए थे जो इलेक्शन कमिश्नर। तो अच्छा, इसमें 4 पॉइंट्स पढ़ दें। मेरे छोड़ देना, फैफन की जरा 4 पॉइंट्स पढ़ लें। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपवाए वो क्योंकि वो उन्होंने उनकी सही जगह प्रिंटिंग नहीं हुई थी, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग उर्दू बाजार से छपवाया उन्होंने। अच्छा, वो जो प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए, इन्होंने आरओज ने क्या किया, इन्होंने जो फॉर्म्स 14, 15 और 16 है 100 हलकों के, वो इन्होंने फॉर्म्स ही नहीं दिए। वो क्यों नहीं दिए? अच्छा, ये फैफन ने कहा। ये फैफन के फॉर्म 14, 15, 16 वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि इन्होंने गलत पेपर के ऊपर वो बैलेट 100 हल्कों के 100 हल्कों के ऊपर। ये 5 डिविजन्स में हुआ है। और सीरियल नंबर वगैरह वो थे, इन्होंने ये। ठीक है इमरान साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट आपका। नंबर 1। नंबर 2, मैं अगले पॉइंट इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ता है ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये अपनी वेबसाइट पे 2008 की शफाफ तरीके से जो 2008 की फॉर्म्स है वो वेबसाइट पे हैं। 2013 की अभी तक नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि इनको पता है कि जब डालेंगे ये रिकंसाइल नहीं कर सकते, लोगों को पता चल जाएगा धान। ठीक है, ये 2 पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट 93 कंस्टिट्यूंसीज के अंदर इन्होंने पोलिंग स्कीम्स चेंज की। मींस यानी कि पोलिंग स्कीम तो अनाउंस हो जाती है। ठीक है। अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने गोस्ट पोलिंग स्टेशन, लोगों को पता नहीं, इन्होंने ये फैफन ने कहा आपके नजदीक? ये फैफन की रिपोर्ट है। 93 हल्कों में। ठीक है। इसका मतलब कि आप जनाब वोटर कहीं जा रहा है, वहां पोलिंग उसको मिल नहीं रही, और जो इन्होंने नून लीग के थे उनको बता। इमरान साहब, ये पॉइंट आपका आ गया। अच्छा सुनना, और उसके अंदर वो 24 घंटे पहले बदली इन्होंने, और असल जो स्टफिंग की गई वो उनमें की गई। और आखिरी जो था कि इन्होंने स्याही क्यों नहीं सही इस्तेमाल की। देखे ना, इतना बड़ा फ्रॉड जी, आप इतना बड़ा अरबों रुपया इलेक्शन में कर रहे हैं, मैग्नेटेड क्यों नहीं आपने क्यों नहीं की, ताकि वेरीफाई ना हो सके। आप ये ना हो सके। लेकिन इमरान साहब उस वक्त ये तो हुकूमत में नहीं थे ना। और सबसे बड़ी बात, ये हुकूमत में तो नहीं थे, वो कह रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर में कहा उन्होंने ये कि 60 से 70 हजार वोट हर हल्के में हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकते। तो ये इलेक्शन कैसा है? मुझे दुनिया में कोई बता दे कि कोई इलेक्शन ऐसा हो सकता है कि आपके 60 से 70 हजार वोट अनवेरीफाइड। मैं 8,000 से हारा हूं ये जो इसने एयाज सादिक के हल्के में। सही। तो मुझे ये बताएं कि जब 60 से 70 हजार वोट वेरीफाई नहीं हो सकते, मुझे कैसे पता कौन? ये आपका धांधिया केस पूरा आ गया आवाम के सामने। अब मेरा सवाल आपसे ये कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तब तक ना करे तब तक आप नहीं मानेंगे? आज के खिताब में वो कुछ भी कह दें आप नहीं मानेंगे? देखिए जी, वो कह जी मैं 100 हल्के खोलता हूं, वो भी नहीं मानेंगे आप? नहीं जी,
अच्छा पहले तो ये मैं सवाल पूछूंगा कि आपको 14 महीने के बाद याद आया? मैं हर जगह कह के थक गया कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं सड़कों पर निकलूंगा। मैं कहता गया हर प्रोग्राम में कहता गया, आपके प्रोग्राम में पता नहीं कहा, यानी मैं हर मेरे पास सारी लिस्ट है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कानून के रास्ते, नहीं तो मैं सड़कों पर। जो मेरा जमहूरी हक है। तो इमरान अब लॉन्ग मार्च होगा ना? अब उनको याद आ गया। अब खिताब से फर्क नहीं पड़ता ना, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे आपको। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये कहूंगा कि आप अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, एक रास्ता आपके पास है। वो क्या है? आराम से पुरअमन एहतजाज करने दें, वहां के हमारी डिमांड सुन लें और हमारी डिमांड सुन लें। हम आपके सामने पेश करेंगे जो हमें पता है कि क्या हुआ है। हम वहीं बैठ के आपको बताएंगे कि कैसे साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ। उसका एक ही जमहूरी रास्ता है, री इलेक्शन। ठीक है सर, उन डिमांड्स में प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा शामिल है जो आप वहां जाके करेंगे? अगर री इलेक्शन होगा तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो अच्छा, री इलेक्शन और दूसरी चीज, दूसरा मसला, री इलेक्शन शामिल है बता देना मुझे। लेकिन मैं दूसरी कई चीजें मैं जरा अभी रोकना चाहता हूं क्योंकि वो इंशाल्लाह 14 के लिए भी तो कुछ छोड़ देना। लेकिन एक चीज ये है कि इनके नीचे इंसाफ नहीं मिल सकता। ये इतनी इंतकामी कार्रवाई करते हैं। मियाँ साहब की मुझे कितनी शक्ल देख के मुझे तरस आ जाता है। भोले भाले बेचारे भोले बादशाह बने हुए हैं। मैं देखे ना जुल्म है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, लोगों को लगता है कि ये कैसे कितना मासूम चेहरा है। लेकिन जितनी इंतकामी कार्रवाई ये करते हैं, जितना जुल्म अपने मुखालफिन से ये करते हैं, जो इन्होंने ताहिरुल कादरी के लोगों को गोलियां मारी, 85 लोगों को या जिस्म पे गोलियां मारी, किधर की मासूमियत? यानी जो इन्होंने लोगों से किया हुआ है, जो इन्होंने पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं, जो मुखालफिन को, जो तारिक मलिक से क्या किया नादरा के चेयरमैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये आदमी से जुल्म हुआ है, ये ठीक था, इसको गैर कानूनी तरीके से निकाल गया। इसकी बीवी बच्चों को धमकियां दी गई हैं और उसके ऊपर ही FIR काट, बेटी को धमकियां बताने। इसलिए ये मैं कामरान बताने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये बनते मासूम है। देखिए शर्म नहीं आती है? अपने लोगों के घर के लोगों बच्चियों को धमकियां देते हैं, लोगों के ऊपर झूठी FIR काट देते हैं। इनके नीचे कौन सी इंक्वायरी होगी? अब सारे डर गए, जिनके हमने नाम लिए वो सब डर गए। आपका सारा पॉइंट आ गया इमरान साहब। अब आप व्यूअर्स ब्रेक पे जाऊंगा। इमरान साहब ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो भी हो वो लॉन्ग मार्च के लिए जरूर जाएंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं। एम आई राइट? यही आप मैं कह रहा हूं, मैं आखिर तक, जब तक मेरे में खून है, मैंने वहां पहुंचना है और मैं उठना नहीं है वहां से जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। इमरान साहब की बात आप सुन रहे हैं। एक दो बड़े अहम सवाल हैं और वो सवाल है कि वहां जाके क्या होगा, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के भी सवाल किए जाएंगे इनसे, क्योंकि जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर जाते हैं तो फिर वो कौन करेगा आगे बाकी चीजें सही, और किस तरह इंसाफ देगा इमरान साहब को, ये तमाम चीजें एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो ट्वीट पे इनसे सवाल पूछ सकते हैं। फ्रंटलाइन कामरान के नाम से आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इमरान साहब, लॉन्ग मार्च के लिए अब आपने कह दिया जी, प्राइम मिनिस्टर स्पीच करे ना करे आप जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। लॉन्ग मार्च पे कन्फ्रंटेशन हो सकती है पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से। बड़ी दूर है इस्लामाबाद, 5-6 घंटे तो नॉर्मल ड्राइव है। तो उसके लिए आपने कोई प्लान तैयार किया हुआ? अगर आपको पुलिस रोके, हुकूमत रोके, रेंजर्स आ जाए, करेंगे क्या आप? पहले पुलिस को किसे कन्फ्रंट करेंगे? कामरान, गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते हैं। नवाज शरीफ को मैं कह रहा हूं कि आपके पास 2 रास्ते हैं। आप पुरअमन तरीके से, जो हमारा जमहूरी हक है, हमने आज तक कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं की। मेरी बहनें जा रही हैं, उनके बच्चे साथ जा रहे हैं, हमारी औरतें जा रही हैं, हमारे बच्चे तक यानी बूढ़े जा रहे हैं, सब ये इसमें शिरकत कर रहे हैं हकीकी आज़ादी लेने के लिए, बादशाहत को पाकिस्तान से बचाने के लिए। फैसला कुन जंग है। अब या तो आप हमारा जमहूरी हक हमें दे दें और पुरअमन तरीके से जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं कि किसी किस्म एक गमला नहीं टूटेगा। हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, हम वहां जश्न बनाएंगे, हम वहां बैठेंगे, हम वहां तराने चलाएंगे, हम आज़ादी बनाएंगे। गर्मी बहुत है वहां, अगस्त का महीना। हमें तेरी जुनून को गर्मी सर्दी से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे क्रिकेट खेल के आदी हुआ हूँ गर्मी में, लेकिन हमारे नौजवानों में जुनून इतना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तो ये रास्ता है, मैं गारंटी करता हूं हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे। मैं गारंटी करता हूं कि हम आइन के दायरे में रहेंगे। 144 नाफिज और आपकी परमिशन अब तक नहीं मिली। 144 जो एक गवर्नमेंट जो मर्जी कर दे, कानून पास कर दे, ये क्या मतलब हुआ कि 144 लगा देंगे? इसका मतलब हम रुक जाएंगे, फिर भी जाएंगे ना? हम रुक जाएंगे, इसका मतलब। अच्छा, तीसरी चीज, मैं गारंटी करता हूं कि हम किसी मार्शल लॉ के
लगने नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ हैं। हम मिलिट्री के बिल्कुल, हम अगर इन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया था पिछले साल 2013 में जी, रिगिंग करके, धांधली करके, उसका ये मतलब मार्शल लॉ नहीं है। बेहतर जमहूरियत है, इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक करें। ठीक है, ये एक तो ये रास्ता है, हमें जाने दें, हम अब बैठेंगे, डिमांड पेश कर, सोएंगे, मैं वहां सड़क पे सोऊंगा लोगों के साथ, मैं उधर ही रहूंगा, मैं उधर ही सोऊंगा, जो आम लोग खाएंगे वही खाऊंगा। खाने का इंतजाम किस तरह होगा? लाखों लोग, और आप कह रहे हैं हमारे लोगों को हमने कहा हुआ है कि अपने साथ थोड़ी सी राशन लेके आए, खाने पीने के लेके आए, पानी हमारे पिंडी के लोग सारे लेके आएंगे इंशाल्लाह। और हम यानी देखें, आज़ादी कोई प्लेट में नहीं देता, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और हम सब तैयार हैं, और मैं सबसे आगे होऊंगा। दूसरा रास्ता ये जो एक हुस्नी मुबारक, डेमोक्रेट नहीं, हुस्नी मुबारक का रास्ता है। पुलिस का तशद्दुद करो, गोलियां चलाओ, लोगों को उठा लो, कंटेनर रख दो, अवाम की जिंदगी बंद कर दो, वो मोटरसाइकिल पकड़ लो। बेचारा एक दिहाड़ी का आदमी, नौजवान है, जा रहा है अपने घर को पालने के लिए, उसकी दिहाड़ी दिन की खत्म कर दो, क्योंकि आप तो महलात में बैठे हुए हो। रायगढ़ में तो लोड शेडिंग होनी नहीं है, आपके बाहर महलात हैं, बच्चे अरबों। एक बच्चा 8.5 अरब के घर के अंदर रह रहा है लंदन में, एक हाइड पार्क के अंदर फ्लैट है, 43 मिलियन पाउंड का, 8 अरब का। तो ये तो बादशाह सलामत है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आम आदमी की रोजी चली जाए, लोगों के रास्ते बंद हो जाएं, लोग बेचारे हॉस्पिटल जाते, वो इनका ये इशू नहीं है, ये बादशाह है। ये अगर ये करेंगे, इन्होंने रोकने की कोशिश की, इन्होंने जो तारुल कादरी से के लोगों से कर रहे हैं, उनकी जब कमर दीवार से लगा रहे हैं, तो आखिर में क्या होगा? इंतशार होगा। मैंने तो रुकना नहीं है, मैंने तो कह दिया है कि मैंने तो, पुलिस आएगी तो मैं पुलिस के सामने जाऊंगा, गोली चलाएगी मैं आगे होऊंगा। अगर फौज आ गई, फौज ऑलरेडी पाकिस्तानी फौज कभी भी अपने लोगों के खिलाफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान ये जमहूरी एक्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर कि आप इंश्योर करें, वहां ऑलरेडी मौजूद है फौज। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के वास्ते थोड़ा अपना दिल बड़ा करो, इतने बुज़दिल ना हो, फौज के पीछे ना छुपो, अपनी धांधली छुपाने के लिए फौज को आगे ना करो। ने क्या, तो राहील शरीफ साहब इनकार तो नहीं कर सकते? बिल्कुल, राहील शरीफ कभी पाकिस्तान फौज को पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेगा। मैं गारंटी करता हूं कि फौज कुछ नहीं करेगी। फौज को तो बल्कि हम जाके हार पिलाएंगे हम उनको, क्योंकि जो मुल्क के लिए वो कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, फौजियों के साथ फौजी कुछ नहीं करते। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं कि इन्होंने, मुझे पता है कि इन्होंने गुल्लू बटों की एक लोग तैयार किए हुए हैं तशद्दुद करने के लिए। मैं नवाज शरीफ तुम्हें अभी कह रहा हूं, अगर तुमने ये गुल्लू बट हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, मेरी बात गौर से सुन लो, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ना हुआ तो मेरा नौजवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें लंदन तक तुम्हारे पीछे जाएंगे, तुम्हें हम निकलने नहीं देंगे इस मुल्क से। मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये ना समझना कि मैं भी तुम्हारी तरह के, कि जी मेरी इतनी बड़ी मैंने मुश्किल से दौलत बना दी है तो दौलत ही बुज़दिल कर देती है। मैं लड़ूंगा आपसे। आपके पास पुरअमन एहतजाज का रास्ता है, और जिसमें हम कोई कुछ नहीं करेंगे। आपने अगर हमें कन्फ्रंट किया, हम मुकाबला करेंगे। लोग, हमारा नौजवान यहां भी मुकाबला करेगा। पख्तूनख्वा से कम 2 लाख लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, इन्होंने अगर वहां उनको रोका या कुछ किया, अच्छा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि वहां लड़ाई होगी। सुन ले मेरी, वहां लड़ाई होगी। पुलिस ने गैर कानूनी चीज करेगी, किसी किस्म का तशद्दुद किया, ये अपने मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, और फिर इसके नतीजे में, जब तबाही के नतीजे में मार्शल लॉ आया, नवाज शरीफ जिम्मेदार होगा। अच्छा, मुझे अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वहां पर नवाज शरीफ साहब अगर रिजाइन नहीं करते तो आपका धरना जारी रहेगा? क्योंकि वो तो शायद ना रिजाइन करें, वो आज भी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के पास रास्ता ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। किस तरह? या अपनी बादशाहत को आगे बढ़ाना। उनके पास अब 2 रास्ते हैं। अगर तो वो जमहूरियत चाहते हैं तो वो इस धांधली शुदा इलेक्शन, जिसमें मुझे ये जब भी जो हल्का खुलेगा आपको पता चलेगा उसमें फ्रॉड है। मैं चल वो ठीक है, इमरान साहब सुन तो लो ना, मेरी बात तो सुन लो। 14 हल्के खुले हैं, 14 हल्के की गिनती हुई है। जिन 14 हल्कों की गिनती हुई है, 50-50, 60-60 हजार जाली वोट है। मुझे ये बताएं, ये जमहूरियत है? वो तो फिर हुस्नी मुबारक को भी वोट पड़ जाती है। इसका मतलब कि जब तक अगर इन्होंने जमहूरियत को बचाना है तो री इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन कौन कराएगा सर? इमरान, आप तो उन पे तो नहीं बिलीव कर रहे नवाज शरीफ साहब पे? सुप्रीम कोर्ट नीचे देखे ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कराए?
कौन इंसाफ देगा इस मुल्क में? इंसाफ सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है। जब एक धांधली शुदा इलेक्शन हो गया है, सबूत पे सबूत पेश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाए, ठीक है, सबूत पे सबूत पेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर असेंबली में कह रहा है कि 60 से 70 हजार अनवेरिफाइड वोट है। 60 से 70 हजार, 60 से 70 हजार वोट गवर्नमेंट कह रही है, हर हल्के में वोट अनवेरिफाइड है। ये इलेक्शन है। मुझे बताएं, अगर ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, तो हुस्नी मुबारक, मैं आपसे एग्री करता हूं, सद्दाम हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं है, इसका सिर्फ एक आईनी तरीका है, री इलेक्शन करवाएं। और मैं नवाज शरीफ से पूछता हूं, क्यों डरते हैं आप? क्यों री इलेक्शन से डरते हैं? किस चीज से आपको डर है? क्यों इंक्वायरी से डरते हैं? अच्छा, मैं दूसरी चीज चाहता हूं, ये जब इंक्वायरी होगी, मैंने लोगों के नाम लिए जिनको फायदा हुआ है इस धांधली से, सारों को, जिनको 35 पंचर लगाने का, कुछ चेयरमैन, टैक्स माफ हो गए, किसी सारों को फायदा हुआ है। रमदे साहब के रिश्तेदार सारे ऊपर चले गए, बेटे को कानून तोड़ के तो एडवोकेट जनरल बनाने। देखो, मैं ये कहता हूं कि ये मेरी ये इल्जामात हैं। मैं जिस तरह अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में कहा कि मुझे इल्जामात, मैंने इलेक्शन में नहीं है, उसको क्या किया उन्होंने? गैराई नहीं किया उसको। एक एक वोट गिनी जा रही है अफगानिस्तान में। सुन रहे, मैं कह रहा हूं, और मैं ही कहूंगा, क्योंकि बाकियों ने अफसोस से जो दूसरी इनके साथ मिले हुए, उन्होंने बंदरबांट की थी, उन्होंने भी, बहुत से लोग आपसे एग्री करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये साबित हो गया, और खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हर हल्के में 60 से 70 हजार वोट अनवेरिफाइड है, इसका तरीका तो हुकूमत रिजाइन करे और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा देना। सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट है आपको? सुप्रीम कोर्ट एक बोर्ड बैठाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो नासिरुल मुल्क हैं, मुझे उनके ऊपर पूरा इत्मीनान है, ठीक है। ये कोई बोर्ड बैठा दे, मुझे इनका कोई फैसला मंजूर है, सिर्फ एक काम करें, इंक्वायरी करें। पहले देखिए, इंक्वायरी करेंगे, जिन लोगों ने धांधली किया उनको कटारे में खड़ा करेंगे, तो तब इलेक्शन इमरान साहब फिर इलेक्शन होगा। अच्छा, यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाए और सुप्रीम कोर्ट जो एक बोर्ड बना के इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद इलेक्शन, और केयरटेकर ले आए, केयरटेकर ले आए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे। केयर टेकर में आपके ख्याल में कौन लोग होने चाहिए? टेक्नोक्रेट्स हो या यही पॉलिटिशियंस हो? नहीं, सारी पार्टीज के? बिल्कुल पॉलिटिशियंस ना हो, टेक्नोक्रेट हो। आप पॉलिटिशियन को कैसे डालेंगे? और सुप्रीम कोर्ट उसको करे, यानी वो इलेक्शन भी लड़ेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्नोक्रेट और प्राइम मिनिस्टर भी टेक्नोक्रेट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे फॉर्म करें, ठीक है, उनको कहें कि इन्वेस्टिगेट करें पिछले इलेक्शन का फ्रॉड, ठीक है, और उसके बाद एक ये इलेक्शन कमीशन डिजाइन करे, क्योंकि ये फ्रॉड में मुलव्वस थी। मैंने अभी आपको दिखा दी है जो फैफन की रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी करें और उसके बाद इलेक्शन करवाएं। इमरान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। व्यूअर्स, उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक ये पहली दफा आई है सामने कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की चली जाए, रिजाइन कर जाए, क्योंकि इनके नजदीक वो धांधली की बुनियाद पर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बोर्ड बनाए, पहले वो धांधली को एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करे। इमरान साहब कह रहे हैं उनको ट्रस्ट है, जैसे नासिरुल मुल्क साहब पे भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रस्ट है इनको, और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की बेशक गवर्नमेंट आ जाए निगरान दौर के लिए, और वो फिर इलेक्शन करवाए। ठीक है इमरान साहब, ये और इससे आज की बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ इससे क्या होगा, देखो जी, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हमारी जमहूरियत आगे बढ़ जाए, राइट। हम ये जो फैमिली बादशाहत है, फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, इससे अल्लाह आजाद करेगा और हकीकी आजादी इस मुल्क में लेके आएगा। व्यूअर्स, वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इमरान साहब ने बड़ी अहम बात की। पहली दफा उन्होंने बताया कि अगर किस तरह ये सारा प्रोसेस होगा, नवाज शरीफ साहब रिजाइन करेंगे, उनको रिजाइन करना चाहिए बकौल इमरान खान साहब के, उनका मुतालबा, और वहां जाकर मुतालबा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मैटर नहीं करती इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट एक बोर्ड बना के पहले धांधली को इन्वेस्टिगेट करे, फिर एक निगरान सेटअप लेके आए टेक्नोक्रेट्स का, इंक्लूडिंग अ टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर, जो इलेक्शन करवाएगा वो इलेक्शन आपको एक्सेप्टेबल होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया इमरान साहब के अगर आपको पाँव भी पकड़ने पड़े इमरान खान साहब के तो जाके पकड़ें, और अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से कहें कि मिलें जाके आपसे। तो इस रूलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस तरह मसला हल हो सकता है? मैं सोचता हूं कि अल्लाह, मैं ये अपने कानों से सुन रहा हूं कि ये मेरे मुल्क में यानी इस तरह का ये लेवल आ गया कि जिस तरह इमरान कोई एक नाराज बच्चा हो गया है और उसे खुश करने के लिए कर दें, यानी मैं कोई अपनी जाती अना के लिए कुछ कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के मुल्क के मुस्तकबिल की जंग हो रही है। पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह किया गया है, इसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया है। एक जमहूरियत, देखें प्लीज एक चीज याद रखना कामरान, जो भी मगरब के अंदर अब तक जमहूरी मुल्क रहे हैं ना, यूरोप डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1945 में, आधे में जमहूरियत आ गई, आधे में नहीं आई। जर्मनी आधा जमहूरियत, आधे में नहीं आई।
हमने अपनी आंखों में, हमारी अपनी लाइफ टाइम में हुआ है कि जिधर जमहूरियत आ गई वहां खुशहाली आ गई, जिधर नहीं आई वो मुल्क नीचे चले गए। पाकिस्तान की तबाही है कि जमहूरियत नाम की है, आई नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से हम वहां पहुंच गए, हमने लड़ के मीडिया आज़ाद करवाया, मर के सुप्रीम कोर्ट आज़ाद करवाया। अब हमारे सामने एक चीज़ रह गई है, साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, हमारे पास गवर्नमेंट है पख्तूनख्वा की। मैं जिस तरह इन्होंने पंजाब में 5 साल याशी किया, मैं आराम से पख्तूनख्वा में अपने रिश्तेदारों को वहां बना सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकता हूं। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे अपनी एक फेक कंपनी बना के, जिस तरह मेट्रो के पीछे, और पैसे भी बना सकता हूं जो इनके रिश्तेदार बना रहे हैं। इनका सारा टब्बर पैसे बना रहा है, सारा टब्बर बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में। मैं भी कर सकता हूं पख्तूनख्वा में, लेकिन मैं क्या, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचेंगे इस मुल्क का, या हम अपनी जात का सोचेंगे? इमरान नाराज हो गए, उसके हाई कोर्ट की रूलिंग को आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो उस पे आप नहीं मानते? मुझे ये बताया ना, इसमें लॉजिक क्या है कि मैं कोई मुझे नहीं पता हाई कोर्ट की जज ने कहा, फटा हुआ बच्चा हूं जो नाराज हो गया हूं और मुझे आके मनाएंगे, अच्छा जी मैं नाराजी हो गया। और ये पाकिस्तान की फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, एक इलेक्शन में आपने चोरी और धांधली करके बेचारे 8-8 बजे सुबह, सुनो 8-8 बजे लोग सुबह खड़े हुए हैं। आपने कामरान देखा कभी इतनी पब्लिक निकलते हुए? पहली बार जी। वो अब उनकी वोट चोरी कर दें और इमरान को पैर पकड़ने में खुश हो जाएगा, जी अच्छा जी मैंने माफ कर दिया। ये मेरा कोई इशू है, ये मेरे मुल्क का इशू है। और मैं आज अवाम को कह रहा हूं, 14 को आपने फैसला करना है आप किस तरह के पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये इनके बादशाहों और इनके बच्चे तैयार कर रहे हैं बारियां लेने के लिए, जिस तरह आप इनकी गुलामी करें इनके बच्चों की करेंगे। ये जवाबदेह किसी को नहीं है। ये टैक्स के पैसे पे आयशी करें, ये अपने पैसे बाहर रखें, इनको कोई पूछे ना। करप्शन ये करें, इनके ऊपर एहतसाब में नैब में केस कोई पकड़े ना। क्या ये आप चाहते हैं, या आप हकीकी जमहूरियत चाहते हैं जो पाकिस्तान को बचाएगी? स्वाय जमहूरियत के पाकिस्तान को आज कोई इस चीज, हकीकी जमहूरियत को इस दलदल से हमने इमरान साहब इस लॉन्ग मार्च को लेकर इतनी बाज़गश क्यों सुनाई देती है कि जी पीछे से किसी का सेटलमेंट हो गई है? कभी कहते हैं जी लाहौर में एमएस पाशा साहब जो हैं उनके साथ मुलाकात आपकी हुई, साबिक स्पाई मास्टर कल ही कहा पर ऋषि साहब ऐसा इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे लोग, इतने खुल के झूठ, बेगैरत हैं, झूठे हैं, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। मैं 14 महीने से एक बात रटता जा रहा हूं कि मैं कानून के ये इलेक्शन में धांधली हुई है। चले मैंने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्शन, अगला इलेक्शन ठीक करने के लिए 4 हल्के खोल दें। मैं 14 महीने से एक बात कह रहा हूं, यानी अगर मुझे इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए मैं सड़कों पे निकलूंगा। 14 महीने से मैं ये कह रहा था या नहीं कह रहा था? ठीक है, इसका मतलब कि मुझे क्या कोई एडवाइस कर रहा है? क्या ये मैं कोई जनरल पाशा की बातों पे चल रहा हूं? ये वो लोग हैं, ये नून लीग वो है जो एक मिलिट्री डिक्टेटर के नर्सरी में पली, इनको पैसे दिए गए आईएसआई ने, इन्होंने इलेक्शन ऐसे लड़े, इन्होंने कभी जिंदगी में न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला। एस्टेब्लिशमेंट साथ मिलाते थे, लोगों को खुश करते थे। इस बार इन्होंने सबको साथ मिला के इलेक्शन लड़ा है, पूरी मैच फिक्सिंग की है। अगर कामरान हमने इसको एक्सपोज ना किया, मैं अपनी आवाम को आज कह रहा हूं जी, इमरान खान को क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान को अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरह रहेगा, आप इनके बच्चों की गुलामी करते रहेंगे, आप जमहूरियत के नाम पे ये खाते जाएंगे। मुल्क को मुकमुका किया हुआ है इन सब ने। उधर भी बैठे हुए इनके जो ऑपोजिशन में खुर्शीद शाह साहब जो बातें करते हैं, वो अंदर से साथ मिले हुए को बचा रहे हैं, उनका भी तो स्टैंड है ना। जमहूरियत को नहीं, अपने माल को बचा रहे हैं, अपने मफादात को बचा रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से इकट्ठे हुए हैं। कादरी साहब के साथ आपकी जो है आपके पीटीआई के वर्कर्स में बड़ी डिस्टर्बेंस पाई जा रही है। क्या आप और वो एक ट्रक पर तो नहीं इकट्ठे होंगे? इकट्ठे तो नहीं जा रहे होंगे, मतलब अलग अलग दिशाओं में पहुंचेंगे वहां? तारुल कादरी साहब की इनकलाबी मार्च है, हमारी आजादी मार्च है, इकट्ठे जाना डी चौक में। सुन तो ले, उन्होंने अभी अनाउंस किया है, हमने ये कब उनके आने से पहले 1.5 महीने पहले आपने पहले कर दिया, लेकिन हमने उससे पहले कहते गए, हम जलसे कर रहे थे कि हमने आप इंसाफ नहीं देंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम जाएंगे। सर मैं एग्री करता हूं, मेरी बात, हमारा एक अपना इशू है, हमारा डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर है। हम कोशिश कर रहे हैं, आज हमारी डेलीगेशन गई है और कोशिश कर रहे हैं उनको अपने इशू पे ले आएंगे। देखिए इनकलाब आएगा जब इलेक्ट्रल प्रोसेस ठीक होगा, बैलेट के जरिए इनकलाब आएगा। देखिए या बैलेट से आता है या बुलेट से आता है। अच्छा, उनको ये समझाने के लिए भेजा। और हम ये कह रहे हैं कि कोई तोड़फोड़ ना हो, पुरअमन हो, आईनी हो, कानून के दायरे में हो। और क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक निकलने वाली है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा, कितना आपके हाल में क्राउड आपका पार्टी मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा क्राउड होगा, 10 लाख लोग से कम नहीं होंगे।
और वहां इन्हें आप कंट्रोल कर सकेंगे इमरान साहब इतने लोग? हमारे यहाँ मैदान पाकिस्तान में 2 दफा जलसा हमने पूरा भरा नहीं, एक तो लॉन्ग मार्च होता है ना, एक होता है जगह इकट्ठे हो जाना, एक है लॉन्ग मार्च हम लेके 1 लाख लोग वजीरिस्तान लेके गए थे। हमारा क्राउड ऐसा नहीं है। हमारे क्राउड इस मुल्क के शहरी जो तब्दीली चाहते हैं या पाकिस्तान चाहते हैं, इसलिए आप फिक्र ना अच्छा, बस मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि तहलुल कादरी साहब ने जाना है, आपका अलग मार्च होगा, अलग मार्च, लेकिन जगह आपकी एक ही होगी लीडर्स की जहां खड़े होंगे? अभी देखे ना, उन्होंने तो अभी अनाउंस किया ना, कल या परसों उन्होंने अनाउंस किया है। तो आज हमारी डेलीगेशन उनसे मिल रही है और तय कर रहे हैं कि हमने कैसे करना है, किस दायरे में करना है, ज़ाब्ता इखलाक क्या होगा, वो इंशाल्लाह हम पूरा तय करेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन उनका अपना बहुत शुक्रिया इमरान साहब, इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर। और इमरान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, व्यूअर्स जो लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन अगर थी, आज उन्होंने क्लियर कर दी पहली मरतबा कि वहां जाकर मुतालबा करें हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने का, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। उसके बाद इमरान साहब के नज़दीक जमहूरियत आएगी। मुझे कामरान शाहिद को प्रोग्राम से इजाज़त।